हमारे पास पेशेंट अक्सर आते हैं, तो जैसे अभी पिछले लेक्चर में यही था बैठा कि क्या क्या करना चाहिए अगर अपने हेल्थ को ठीक रखना है तो। लेकिन बहुत सारे हमारे पास पेशेंट आते हैं कि ना तो मैं एक्सरसाइज करना चाहता हूँ, ना अपने खान पान को मैं बदल सकता हूँ, ना बदलना चाहता हूँ बेसिकली, और बिना कुछ मेहनत के, और मैं पैसा भी नहीं खर्च करना चाहता, बिना कुछ किए अगर आप कुछ मेरी हेल्थ ठीक कर दो तो मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो आज ऐसे अगर पेशेंट्स आपके पास हैं या आप उनमें से हैं तो आपके लिए मेरे पास कुछ है। अब मान लीजिए मेरे पास ये ग्लास है और इसमें मान लीजिए, इमेजिन कीजिए इसमें पानी भी है, ठीक है ना, और इसमें इमेजिन कीजिए एक पेड़ है। तो अब ये पेड़ बढ़ता जा रहा है, पानी है तो बढ़ेगा ना पेड़। जब ये पेड़ बढ़ेगा तो उस, मान लीजिए ये पेड़ इज ए कैंसर। अब मैं बोलता हूँ कि अच्छा कैंसर है, ये ट्यूमर है, तो ऐसा करो कि इसको काट दो। तो काट दिया, ट्यूमर चला गया। लेकिन कुछ दिन बाद क्या होगा, दोबारा आप आएंगे कुछ दिन बाद तो क्या देखेंगे, दोबारा बढ़ जाएगा। अरे ट्यूमर दोबारा आ गया, ऐसा करो उसको काट दो, फिर काट दूंगा मैं। लेकिन ये सिलसिला चलता रहेगा। इसका मतलब ये कि कोई अगर ट्यूमर हो उसको काटेंगे तो उसका सोल्यूशन आने नहीं वाला, कभी भी नहीं आने वाला जीवन में, नेवर एवर। हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं, अभी बाहर बात हो रही थी डॉक्टर दीक्षित जी से भी, जो सर आपसे बात हो रही थी, किडनी ट्रांसप्लांट की बात हो रही थी। हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जिन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट कराया और वो ट्रांसप्लांटेड किडनी फेल हो गया। ट्रांसप्लांटेड किडनी आर डेस्टाइन्ड टू फेल, उनको फेल होना ही है। मान लो ये किडनी है किसी का, मतलब हेल्दी इंसान, मान लो मेरा या आपका किडनी है जो कि हेल्दी है, क्योंकि इसके पास खुराक जो है वो हेल्दी है, इसके नीचे जो है किडनी को सप्लाई मिल रही है वो ठीक है। अब ये बिल्कुल दुनिया का सबसे हेल्दी किडनी को मैं यहाँ से निकालता हूँ, मतलब किसी की बॉडी से निकालता हूँ, और एक ऐसी जगह डाल देता हूँ जहाँ पे कोई खुराक नहीं है, तो क्या होगा। शुरू शुरू में तो लगेगा कि भाई ये तो ठीक है, जम गया यहाँ पे, लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये धीरे धीरे एट द एंड ऑफ द इट इसको सूखना ही है, इसकी डेस्टिनी सूखनी है, ठीक है ना। तो ये हमें समझना होगा कि जब हम किसी चीज़ को ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो अच्छी चीज़ को नई जगह लगा रहे हैं, लेकिन नई जगह का माहौल क्या उस पर निर्भर करेगा कि ये चलने वाला है कि नहीं चलने वाला है, राइट। सो मान लीजिए मेरे हाथ में बीज है, इमेजिन कीजिए हाथ में बीज है, और ये बीज बहुत ही फर्टाइल बीज है, बहुत ही फर्टाइल है। ये बीज को मान लेते हैं कैंसर, राइट, ये ग्रो कर सकता है, लेकिन ये ग्रो करेगा कि नहीं करेगा डिपेंड करता है कि इस बीज को मैं रखता कहाँ पे हूँ, राइट। मान लो मैंने रखी यहाँ पे जहाँ पे ऑलरेडी बहुत फर्टाइल लैंड है और बीज भी फर्टाइल है, तो क्या करेगा, ग्रो करेगा, ये पेड़ बन जाएगा कुछ दिन में, राइट, मतलब कैंसर बन जाएगा। लेकिन अगर उसको निकाल के या यहीं का एनवायरमेंट में चेंज कर दूं, उसकी फर्टिलिटी खत्म कर दूं, तो दुनिया का कितना भी फर्टाइल बीज क्यों ना हो वो फर्टाइल नहीं रह सकता, राइट। तो ये हमें समझना पड़ेगा, बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है कि वो हर जगह काम करता है। दिस कॉल्ड सीड एंड सॉइल थ्योरी। ये आया था 1898 में, 1898, राइट, और वो आज भी वैलिड है, आज भी वैलिड है। अगर इस प्रिंसिपल को हम डिफाई करेंगे तो हम बीमार पड़ेंगे। मैं आपको पहले 5 मिनट मैं थोड़ा कुछ समझाने के लिए आई थिंक आई हैव टू कम फॉरवर्ड, यहाँ पे आ जाता हूँ आगे। अब मान लीजिए क्या नहीं करना है, इस पे हम, हालांकि ये डिबेटेबल है आप में से बहुत लोगों के लिए, मुझे तो क्लैरिटी है तो मैं अपने हिसाब से समझाता हूँ। व्हाट वी सी इन आवर हॉस्पिटल, हम पहले तो ये है कि हमारे हॉस्पिटल में लाइक एनी अदर हॉस्पिटल पीपल कम विद बहुत मोटा सा एक रिकॉर्ड लेके आते हैं, अपने रिपोर्ट्स लेके आते हैं, बोलते हैं भाई क्या प्रॉब्लम है, तकलीफ क्या है, तो उसका तकलीफ है कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, यूरिक एसिड बढ़ गया, क्रिएटिनिन बढ़ गया, यही सारी तकलीफ है। लेकिन ये तकलीफ तो रिपोर्ट में है ना, उसको तो क्या थोड़ी ना वो तकलीफ, राइट। ट्राई टू अंडरस्टैंड यू आर नॉट योर रिपोर्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल। आप और आपकी रिपोर्ट दो अलग चीज भी हो सकते हैं, कहीं कहीं मैच भी कर सकता है, कहीं कहीं मैच नहीं भी कर सकता है। अक्सर इट इज वेरी कॉमन फॉर मी टू सी पेशेंट या सो कॉल्ड पेशेंट, और पेशेंट है भी नहीं हमारे हिसाब से, वो आता है बहुत ही डरा हुआ, उसके बाद रिपोर्ट है, किस चीज़ का क्या है, आपको क्या तकलीफ है, कहते हैं मैं कैंसर 4th स्टेज कैंसर पेशेंट हूँ। देख के तो कहीं से नहीं लग रहा, नहीं सर रिपोर्ट में तो यही बोल रहे हैं, रिपोर्ट तो यही कह रही है। तो कभी आपने सोचा जब 4th स्टेज कैंसर पेशेंट बोलते हैं वो रिपोर्ट में कैसे होता है, वो रिपोर्ट बॉडी तो नहीं बोल रही ना मैं 4th स्टेज का हूँ, वो तो दौड़ के आया था, लेकिन वो रिपोर्ट में है। सो व्हाट इज दैट रिपोर्ट अबाउट, मैं जस्ट 2 मिनट लूंगा, देन आई विल कम बैक टू वही जो प्राइमरी कॉज टाइम एज मेडिसिन, जो आज का मेरा टॉपिक है उस पर आऊँगा। देखिए एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। एक गोल्ड स्टैंडर्ड बोलते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड मतलब ये सबसे
उच्च पाते हैं, इससे ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कैंसर की बात करें, हालांकि हमारा टॉपिक कैंसर नहीं है, इसको जनरलाइज कर सकते हैं इस एग्जाम्पल को। बायोप्सी में अगर आ गया कैंसर है, तो जैसे ही वो सुनता है कि बायोप्सी में कैंसर आ गया, वो उसकी आधी जो प्राण है वही निकल जाते हैं, उसी वक्त खत्म हो जाते हैं, राइट। अगर आप फेक भी किसी को बोलेंगे आपकी बायोप्सी की रिपोर्ट आ गई कैंसर है, अब उसकी प्राण वहीं खत्म हो जाएंगे, ये सबको पता है अच्छी तरह से, राइट। सो ये इमोशन से एक्शन एंड बॉडी कनेक्ट होता है, दीज आर थिंग्स विच यू ऑलरेडी नो। लेकिन वो जो बायोप्सी में जिसने लिखा है कि ये कैंसर लगता है या कैंसर है, वो कितना रिलायबल है? इस पे एक ट्रायल हुआ, इस पे एक स्टडी हुई। स्टडी में क्या किया, 850 पैथोलॉजिस्ट जो इंडिपेंडेंटली अलग जगह बैठे थे, ये यूएस में हुआ, उनको बायोप्सी का स्लाइड बड़ा सिंपल है, आपके बॉडी के जिस पार्ट में शक है कि यहाँ ये ट्यूमरस ग्रोथ या ये ग्रोथ कुछ कैंसर है, वहाँ से एक टुकड़ा लिया, लेके उसका स्लाइड बनाया। वो स्लाइड कुछ ऐसा दिखेगा जो मेरे पास है, रियल स्लाइड का पिक्चर। फिर ये कोई ट्रेंड पैथोलॉजिस्ट है, उसको वो देखेंगे, वो बताएंगे कि ये जो स्लाइड है ये क्या है, ये कैंसर है, नॉर्मल है, एबनॉर्मल है। तो ऐसे स्लाइड बना दिए, और ऐसे स्लाइड बना के इंडिपेंडेंट मैं भी यहाँ डिस्ट्रीब्यूट, मान लीजिए आप सब पैथोलॉजिस्ट हैं और मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, थोड़ा बांटने में कोई हेल्प करे बांटने में, राइट, इस तरफ भी। तो ये आप सबको मैं ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो करीब इस तरह से पीछे भी थोड़े दे दें और वो आगे भी दे देंगे पीछे अपने। तो ये स्लाइड आ गया, किसी भी एक पेशेंट का स्लाइड, रियल स्लाइड आपकी आंखों के सामने। इमेजिन कीजिए पैथोलॉजिस्ट हैं और उनको पूछा गया कि भाई देख के बताओ कि ये कैंसर है, ये नॉर्मल है, एबनॉर्मल है। इसमें द रिजल्ट वाज 33% ऑफ द पैथोलॉजिस्ट सेड कि ये तो नॉर्मल सेल है। 48% पैथोलॉजिस्ट ने बोला ये तो एबनॉर्मल सेल है। बाकी जो 19% उन्होंने बोला ये कैंसर है। सिर्फ 19% ने बोला कैंसर है। आप कैंसर पेशेंट है या नहीं है, ये निर्भर करता है कि आपका जो स्लाइड है वो किस पैथोलॉजिस्ट के हाथ में गया है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर कैंसर पेशेंट है तो वो भगवान का लिखा हुआ कोई वाणी नहीं है। इफ यू वांट टू चेंज, यू शो इट टू अनदर पैथोलॉजिस्ट, राइट। तो वो चेंज हो जाएगा। इसका जो साइंस है वो बहुत ही सिंपल। एक बात याद रखिए कंक्लूसिवली, और मैं बात कर रहा हूँ गोल्ड स्टैंडर्ड की, बायोप्सी की बात कर रहा हूँ, जो कि गोल्ड, इसके ऊपर कोई और टेस्ट नहीं होता, इसने बता दिया तो और ये है ही है। लेकिन ये कितना रिलायबल, इस पे बात कर रहा हूँ। और अगर मान लो कैंसर है ही, ऐसा देखा गया है, अगर मैं ये बोलूं शब्द कि हम सबके बॉडी में कैंसर सेल होते हैं तो हम सब मानेंगे ही, हमें पता ही एक्चुअली, राइट। तो इसका मतलब है कि हम में से कोई किसी का भी बायोप्सी कर ले, देयर आर चांसेस कि हम में भी बोलेंगे यूर कैंसर पॉजिटिव, राइट, या बायोप्सी में आपको कैंसर निकला है, बोलेंगे ही। कितना % चांस है इसको बोलेंगे, इसको के ऊपर भी अध्ययन किया गया, और उसमें ये चांस है कि जो लोग 40 साल से ऊपर हैं, इंक्लूडिंग मी एंड यू, मोस्ट ऑफ अस, राइट, अगर हमारे थायराइड का बायोप्सी किया जाए तो 70% को बोलेंगे ये कैंसर सेल है, राइट। और अगर थायराइड का, सॉरी, इट इज 100%, नॉट 70%, 100%। प्रोस्टेट का 70%, एंड फॉर वुमेन ब्रेस्ट का अबाउट 40%, राइट। तो दैट इज दोज हु आर अबव 40 ईयर्स ऑफ एज। ये सारे जो मैं आंकड़े दे रहा हूँ, या आगे जो बताऊंगा, ये आपको रिटर्न में देके जाऊंगा, सो दैट यू कैन वेरीफाई, यू कैन कंफर्म वॉट एवर आई एम सेइंग। इसके एविडेंसेस, इसके रेफरेंसेस मैं आपको देके जाऊंगा, राइट। तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूँ कि जो रिपोर्ट में आती है उस पर शक करने की जरूरत है, उस पर रिलाई करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो एक तुक्का ही है। दैट्स व्हाट वी हैव बीन ऑब्जर्विंग इन आवर हॉस्पिटल। फॉर एग्जांपल, बात शुरू हुई थी पेट स्कैन से। पेट स्कैन में रिपोर्ट में आता है कहीं कहीं चमकीला दिखते हैं, जितनी जगह दिखेगा उतने नंबर ऑफ कैंसर। 3rd स्टेज अगर 3 जगह दिखा, 4th स्टेज अगर 4 जगह दिखा। वो चमक कैसे बनती है, एक लाइन में बोलें, इस वक्त आप जिंदा हैं, आप बैठे हैं, मैं खड़ा हूं, क्योंकि हमारे बॉडी की हर सेल को एनर्जी उपलब्ध है, ग्लूकोज मिल रहा है, उससे एनर्जी बन रही है। जो सेल ज्यादा भूखा होगा ज्यादा ग्लूकोज खाएगा, ये भी एक लॉजिक है, हमें पता ही है। लेकिन जो सेल ज्यादा भूखा है वो ज्यादा ग्लूकोज खाएगा। लेकिन अब जो आपको पहले इंजेक्ट किया जाता है FDG,
दैट इज फ्लोरोडाइऑक्सीग्लूकोज, उसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल एंड ग्लूकोज को आपस में बाइंड करके तब वो बॉडी में गया है। तो जितना ज़्यादा ग्लूकोज कोई सेल खाएगा उतना ज़्यादा रेडियो एक्टिव मटेरियल भी उसके वहाँ जमा हो जाएगा। जितना ज़्यादा रेडियो एक्टिव मटेरियल जमा हो जाएगा उतनी चमक वहाँ पे आएगी। जितनी चमक आएगी जितनी जगह पे, डॉक्टर बोलेगा देखो जी ये तो 3rd स्टेज निकला आपका, ये तो 4th स्टेज निकला। याद कीजिए आज से 20 साल पहले स्टेजेस नहीं हुआ करते थे, वो 20 साल में ही है। तो खैर, कमिंग बैक टू करना क्या है हमें, इन शॉर्टकट ये सारे टेस्ट वगैरह जो है, एक टेस्ट और है जो आपका बॉडी बताता है। आपको दर्द है मान लो, राइट, मान लो मैं आपको किसी का आंसू दे दूं तो आप आंसू देख के कौन सा वाला टेस्ट करके बता सकते हैं कि ये खुशी के आंसू है कि गम के आंसू है कोई टेस्ट? अच्छा, ये कौन बता सकता है खुशी के आंसू की गम के आंसू है? वही बता सकता है जिसके आंसू है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो एक सेंस हमारे बॉडी के अंदर भी तो है। तो बॉडी क्या कह रही है पहले तो उसे सुनने की जरूरत है, राइट। बॉडी के अगर अंदर पेन है, अगर मान लो हेडेक है, तो दुनिया का कौन सा टेस्ट बताएगा आपको हेडेक है? तभी आप मानोगे। आपकी बॉडी बता रही है। आपको नींद नहीं आ रही तो कौन बता रहा है आपको? आप खुद बता रहे हैं ना। तो आपकी बॉडी में अगर कोई तकलीफ है जिसकी वजह से आपका नॉर्मल लाइफ जो है वो दिक्कत में आ रही है, तो ही आप पेशेंट हैं, और फिर उस तकलीफ के लिए ही पेशेंट, दैट्स ऑल। लेकिन अगर आप डायग्नोस्टिक के पीछे पड़ गए तो डायग्नोस्टिक आपको पेशेंट बना के छोड़ेगा। कैसे? वेरी सिंपल। ये जो मैंने आपको स्लाइड दी है, ये रियल स्लाइड है। रियल स्लाइड ऐसा ही होता है, उसकी फोटो है, राइट। तो जब भी कोई टुकड़ा लेते हैं बॉडी के अंदर से, खास तौर पे ऐसी जगह से जहां पे ऑलरेडी थोड़ा बहुत ट्यूमर है, तो वो इमीडिएटली अधिकतर लोगों में कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। व्हाट आई मीन टू से, पहले तो कैंसर बनवाओ, फिर बोलो आप कैंसर पेशेंट हैं। तो खैर, करना क्या होगा, और ख़ास तौर पे अगर ऐसे लोग हैं जो कुछ करना नहीं चाहते, उनको क्या करना होगा? उनको फिर ये करना होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, व्हाट वी कॉल एज सर्केडियन क्लॉक, टाइम एज मेडिसिन। आपका समय ही आपकी दवा हो सकती है। ये हम अपने हॉस्पिटल में करते हैं अक्सर पेशेंट के साथ, सारे पेशेंट के साथ ये नियम हम करते हैं। देखिए, इसमें बड़ा सिंपल है। रात के 12 बजे, इसको बंद कर देना, रात के 12 बजे हैं, सुबह 6 बजे, 8 बजे, और रात के 8 बजे और 12 बजे, है ना। ये आपका ये रात के 12 बजे से अगले दिन रात के 12 बजे, 24 घंटे का साइकिल है। इसमें मान लो फूड, आप सुबह 6 बजे नाश्ता करते हैं, और उसके बाद आप करीब 2 बजे आप लंच करते हैं, और उसके बाद आप करीब 8 बजे डिनर करते हैं। बीच में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, राइट। तो ये है हमारी एक नॉर्मल रूटीन लाइफस्टाइल। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात है एक, वो इंटरेस्टिंग बात ये कि ये जो टाइमिंग आपने तय किया है, राइट, इसमें हमारे बॉडी क्लॉक का एक इंपॉर्टेंट रोल है। पहले तो बॉडी क्लॉक क्या है उसको एक लाइन में समझा दूं। व्हाट इज सर्केडियन क्लॉक? जिस तरह से हर दिन के बाद रात आएगा ही आएगा, हर रात के बाद दिन आएगा ही आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अर्थ के 24 घंटे के एक्सिस में घूमता है, उससे दिन और रात बनता है, हमें पता ही है। इस वक्त आप यहाँ बैठे हैं तो आप एक जियोमैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का जिससे आप कनेक्टेड हैं, जो ग्रेविटी के माध्यम से यू आर कनेक्टेड विद दैट। जैसे मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो एक तो ब्लड का प्रेशर है, राइट, जो ब्लड को, हार्ट का प्रेशर जो ब्लड को ऊपर लेके खींच रहा है, एक ग्रेविटी का प्रेशर है जो ब्लड को नीचे खींच रहा है। लॉ ऑफ ग्रेविटी है जो ब्लड को नीचे खींच रहा है। लेकिन ब्लड पूरी तरह नीचे क्यों नहीं आ पा रहा? क्योंकि हार्ट भी है जो ब्लड को नीचे नहीं आने देगा, राइट। लेकिन अगर मैं ज़्यादा देर तक स्टिल खड़ा रहूँगा, ऐसे के ऐसे खड़ा रहूँगा बिना हिले, तो हार्ट हारने लगेगी, ग्रेविटी जीतने लगेगी। जब ग्रेविटी जीतने लगेगी तो ब्लड आपका नीचे जाने लगेगा, मतलब पूल अप हो जाएगा, इकट्ठा होने लगेगा। जब नीचे आएगा तो ऊपर ब्लड का में दिमाग में यहाँ पे, तो आप गिर जाएंगे। बचपन में आपने देखा होगा जो असेंबली में, जो स्कूल असेंबली में अक्सर बच्चे, उनमें से आप खुद भी हो सकते हैं, जो एकदम गिर जाते थे। फिर हम बोलते थे धूप की वजह से गिर गए, या कोई भी और वजह से, या वीकनेस की वजह से। फिर हवा पानी करने, पानी के छींटे डालने के कुछ देर बाद वो ठीक होश में आ जाता था, राइट। जैसे ही आप गिरे तो आपका हार्ट और बॉडी के सारे पार्ट एक ही लेवल पे हैं,
तो सर्कुलेशन दोबारा से ठीक हो जाता है, उससे दोबारा होश आ जाएगा। उस 15-20 मिनट के दौरान आप पानी के छींटे मारें या कोई मंत्र पढ़ दें या फूल बिखेर दें, वो टाइम के साथ वो ठीक होना ही है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ इसमें कि आप और मैं इस वक्त कनेक्टेड हैं जियो मैग्नेटिक फील्ड के साथ, अर्थ के साथ, और अर्थ के एक्सिस के साथ, जो कि 24 घंटे में एक साइकिल लेता है, राइट। अर्थ का जो साइकिल है वो कभी गड़बड़ नहीं होगा, वो 24 घंटे में दिन के बाद रात आना ही है। तो तब उससे मैच होगा आपके बॉडी का साइकिल। एक बात याद रखिए, जो लाइटें आप देख रहे हैं आज से 150 साल पहले ये सब थी नहीं, इन्वेंशन तो था ही नहीं लाइट का। तो तब क्या हुआ करता था, तब आग थी, आग कितनी देर कोई जलाएगा, तो आग का उपयोग होता था, थोड़ी बहुत लाइट थी लेकिन नॉट 100% कंट्रोल। आज चाहे तो रात को भी हम दिन में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। लेकिन ये 150 साल पुराना इतिहास है, 150 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन नहीं था तो ये सब नहीं था। तो इसका मतलब तब शाम के 6 बजे के बाद जब सूरज डूब जाता था तब हमें एक्चुअली अंधेरा ही दिखता था, मून लाइट जितना दिख गया उतना ही दिखता था, राइट। 150 साल पहले तक हम लोगों के लिए रात रात था, दिन दिन था। व्हेन वी से लाइट दैट मीन्स दिन। लेकिन इस 150 साल में रात का मतलब दिन का डेफिनेशन अब चेंज हो गया, इट इज टोटली इन आवर कंट्रोल, राइट। ये अर्थ के एक्सिस के कंट्रोल में नहीं है। हमारी बॉडी ने पिछले लाखों साल में वो सीखा हुआ है दिन का मतलब क्या, रात का मतलब क्या है, उससे अभी अडेप्ट नहीं हुए इस 150 साल में। एक तरफ लाखों साल का इतिहास, एक तरफ से 150 साल, राइट। तो 150 साल में हमने जो, और इस 150 साल को छोड़िए, पिछले 3 साल में 4 साल में जब जूम और ऑनलाइन ही आया है तो अब दिन और रात का मतलब और ज्यादा चेंज हो गया है। तो बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं, क्योंकि हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो 2 लाख साल पहले वाला है, और हमारा जो एक्चुअल रियलिटी में हम जो कर रहे हैं इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट, राइट। इसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं इस मॉडल के माध्यम से। मॉडल बड़ा सिंपल है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं एक रॉ एग्जांपल ले रहा हूँ। हमारे बॉडी के हर ऑर्गन का एक बायोलॉजिकल क्लॉक है जिसे बोलते हैं सर्केडियन क्लॉक। ये 2017 का नोबेल प्राइज विनिंग साइंस है, डिटेल के लिए, और डिटेल के लिए रेफरेंस मैं दूंगा जाने से पहले। तो उसमें अगर हम एक ऑर्गन को ले लेते हैं, बहुत टाइम है नहीं तो एक ही ऑर्गन ले पाऊंगा, पेनक्रियास। बहुत ही क्रूड वे में अगर बोलें, पेनक्रियास सुबह 8 बजे सो के उठती है, रात को 8 बजे सोने चली जाती है। सुबह 8 बजे सो के उठती है, रात को 8 बजे सोने चली जाती है। मान लो आप में से कोई भी जो डायबिटीज की दवाई ले रहे हैं या बीपी की दवाई ले रहे हैं, राइट, तो आप ऑलरेडी आपको पता है कितना ब्लड शुगर रहता है, कितना ब्लड प्रेशर रहता है। नॉर्मल रूटीन जो सबका होता है, मान लो 7 बजे आप ब्रेकफास्ट करते हैं एक ऐसे टाइम पे जब पेनक्रियास अभी सो ही रही थी, और आपका जो डिनर होता है मान लो 9 बजे या 8 बजे, एक ऐसे टाइम पे जब पेनक्रियास सोने लग रही होती हैं या सो चुकी होती हैं, है ना, राइट। तो एक ऐसे टाइम पे जब पेनक्रियास के सोने के टाइम के में इंटरफेयर करता है। जब कोई डायबिटीज पेशेंट मेरे पास आता है जो इंसुलिन पे है या दवाइयों पे है, और वो उनमें से है जो कि अपने खाने के चॉइसेस को या क्वांटिटी ऑफ फूड में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। मैं तो खाने के लिए जिंदा हूँ, अगर खाने में आप रिस्ट्रिक्ट कर देंगे मेरे जिंदा रहने का फायदा ही क्या है। इस तरह के इमोशनल उनके पास बहुत सारे हथियार होते हैं। ऐसे पेशेंट को सिर्फ जब मैं एक बदलाव करता हूं, वो ये बदलाव कि मैंने उसका जो फूड है 8 बजे के बाद 9 बजे के आसपास रख दिया ब्रेकफास्ट, उसका डिनर को मैंने यहाँ 8 बजे से पहले 6 बजे रख दिया। तो मैंने खाने की क्वांटिटी नहीं घटाई, मैंने खाने क्या खाना चाह रहे उस पर कोई कंट्रोल नहीं किया। जो आप खाते हो वही खाओ, जितना खाते हो उतना ही खाओ, सिर्फ 9 बजे से लेके 6 बजे। जैसे ही मैंने टाइम को स्क्वीज किया, एक ही बदलाव, पेट भर के खा लो या डबल खा लो, जितना भी खाते हैं उससे भी। द मोमेंट आई डिड दैट, जैसे ही हम करते हैं तो हम देखते हैं कि विद इन 24 आवर्स का ब्लड शुगर एकदम नीचे आने लगता है। मतलब दवाई वी नीड टू टेपर, राइट। सिर्फ एक उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आने लगता है, और उसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, पेन जहां जहां हो रहा है उसकी में उसको कंट्रोल में आने लगता है, उसकी नींद जो है उसमें उनको फायदा होने लगता है। ओनली वन चेंज, दैट इज टाइम एज मेडिसिन। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चेंज हम करते हैं जो हम पेशेंट को या लोगों को बोलते हैं, आपको भी बोल रहे हैं, फूड। देखिए FOOD, दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ फूड, मान लीजिए जो आप पूरे दिन में खाते हैं,
वो 2 किलो हो सकता है, 4 किलो हो सकता है, वो कोई भी सामान हो सकता है, रोटी सब्जी दाल चावल या फ्रूट वेजिटेबल वॉट एवर, एंड टोटल इट इज FOOD, दिख रहा है पीछे से FOOD। अब इसमें इन ट्रिक यह है कि FO यानी कि आधा खाना, FOD का FO हम बोलते हैं सुबह ही खा लो, पेट भर के इतना खाओ कि जितना पूरे दिन में और खा रहे हो, 50% यहाँ पे, राइट। सुबह आपका पेनक्रियास ताजा उठा है तो उसके पास पूरी ताकत है, और तब अगर उल्टा सीधा भी खाना है तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू हैव उल्टा सीधा, वो फिर भी ब्लड शुगर नहीं बढ़ाएगा। एक दिन एक्सपेरिमेंट कीजिए आप, सिर्फ हम तो करते ही रहते हैं, इसको उठाया उल्टा कर दिया, सुबह का खाना सबसे कम, लंच का वैसे का वैसा, डिनर का डबल, आपका अगले दिन का ब्लड शुगर बढ़ा हुआ आएगा, राइट। डिनर एक ऐसे टाइम पे आप कर रहे हैं जब पेनक्रियास इज ऑलमोस्ट गोइंग टू स्लीप, तब उसको सबसे मेहनत वाला काम दे रहे हैं, राइट। सो एंड देन यू विल सी द नेक्स्ट डे द ब्लड शुगर विल बी हायर। हमने क्वांटिटी नहीं छेड़ी, काइंड ऑफ फूड नहीं छेड़ा, हमने सिर्फ टाइमिंग छेड़ दिया। अच्छा, एक और काम करते हैं, हम इसको हटा देते हैं। हम में से बहुत लोगों की आदत है कि ब्रेकफास्ट छूट जाता है, छोड़ देते हैं, सीधे लंच करते हैं, राइट। तो हम कई बार पेशेंट बोलते हैं मैं तो पहले ही कितना कम खाता हूँ तो मेरा ब्लड शुगर क्यों बढ़ता है? क्योंकि आप पहले ही बहुत कम खाते हैं, गलत टाइम पे। एक टाइम है गलत टाइम पे खाने से भी दिक्कत है, और एक सही टाइम पे नहीं खाने से भी दिक्कत है। जब आपके पेनक्रियास को चाहिए कि वो काम करे, एक्सरसाइज करे, तब आपने उसके लिए कुछ छोड़ा नहीं देने के लिए, सीधे लंच पे आ गए, डिनर पे आ गए, राइट। एंड एक और चीज इंटरेस्टिंग है, जब यहाँ खाएंगे नहीं, जाहिर सी बात है यहाँ ज्यादा खाएंगे, प्रॉब्ली ये वाला खाना भी कहीं यहीं एकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे। हमने देखा अपने पेशेंट्स में, जो कि कंफर्मेशन है फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ ट्रायल्स ऑल्सो, जो मैं आपको दूंगा आज, कि अगर हम ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं, दैट कॉजेज डिस्टर्बेंस इन ब्लड शुगर, दैट कॉजेज मोर पेन, मोर डिस्कम्फर्ट, राइट। तो हम बोल रहे हैं नहीं खाना इंपॉर्टेंट है, तो कहीं पे खाना इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आपका कोई दुश्मन है मान लो, जिसे आप चाहते हैं कि वो मर जाए, आदमी ये बीमार पड़ जाए, कीड़े पड़े, ऐसे होता ना कई बार, अगर है तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या टिप, बिना कुछ दिए ही, कुछ किया भी नहीं, वो मर भी जाएगा। आप उसके खाने को फैला दीजिए, 6 बजे से उसको खिलाना शुरू कीजिए, रात के 12 बजे तक, हो सके तो 2 बजे भी उठा के एक लड्डू तो खा लो यार, वो सोचेगा कितना प्यार करता है ये आदमी हमसे। तो जो शिफ्ट वर्कर होते हैं, शिफ्ट वर्कर, जिस वक्त उनका पेनक्रियास सबसे एक्टिव है, उस वक्त उनका खाना उनके बॉडी में है ही नहीं, और जब वो, क्योंकि तब वो सो रहे होते हैं, रात को जग रहे होते हैं, जब उसका पेनक्रियास सो गया, अब से वो खाना शुरू करते हैं और रात भर खाते हैं, और फिर अगले दिन उस वक्त सोते हैं जब पेनक्रियास आर अवेक, राइट। तो जो शिफ्ट वर्कर हैं, चाहे वो कई बार सोल्जर्स होते हैं, नाइट ड्यूटी वाले वर्कर होते हैं, गेट कीपर्स होते हैं नाइट ड्यूटी वाले, ऐसे इवन डॉक्टर्स होते हैं, राइट, उनकी जो आयु है बाकी एवरेज लोगों से अबाउट 10 साल ऑन एवरेज कम होती है शिफ्ट वर्कर की। ये तो होते हैं मजबूरी में शिफ्ट वर्कर, दूसरा होता है जानबूझ के शिफ्ट वर्कर की, रात के ऑफिस से आए, फिर रात को मंचिंग कर रहे हैं और हम नेटफ्लिक्स देख रहे हैं 2 बजे तक, या जूम मीटिंग कर रहे हैं 2 बजे तक, तो वी आर ऑल्सो शिफ्ट वर्कर। उसमें 2 एक्सपोजर आप दे रहे हैं, एक तो एक्सपोजर ऑफ फूड और दूसरा एक्सपोजर ऑफ लाइट, राइट। हमारे बॉडी के अंदर का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, ये तो सिंपल आपको पता है, रात को अचानक नींद, रात को एक पर्टिकुलर टाइम पे नींद आने लगती है, राइट। इसका मतलब रात को एक पर्टिकुलर हार्मोन ज्यादा बनने लगता होगा जो हमें सुला रहा है, लेकिन उस हार्मोन को ये क्यों कैसे मिलता है कि रात हो गई है, ये क्यों कैसे मिलता है कि अभी नींद आना है, वो क्यों मिलता है? थ्रू द आईज, दैट इज द लाइट। जो लोग ब्लाइंड होते हैं, जिनको कुछ दिखाई नहीं देता, लाइट का सेंसेशन नहीं होता, वो रात और दिन में अक्सर वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो उनको दिन में नींद आ सकती है, रात को भी जग सकते हैं। लेकिन फिर बॉडी के पास एक और क्यू होता है, फूड। बॉडी ने मान लिया दिन में ही आप खा रहे होंगे, तो ये दिन है, राइट। तो अगर रात को आप 8 बजे के बाद खाएंगे तो बॉडी विल गेस इट इज लाइक ए डे, दिस मीन्स वो सारे हार्मोन जो मुझे जगाएगा दैट विल बी मोर प्रोनाउंस्ड, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि मैंने ये देखा है हमारे हॉस्पिटल में, कंसिस्टेंटली ये देखा है, या जो लोग आ ही नहीं पाते हैं, दे कंसल्ट ऑन फोन, हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलते पहले दिन, हम बोलते हैं बस आप ऐसा करो, जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अपना जो टाइम ऑफ ईटिंग है, दैट यू डू इट बिटवीन 9 AM
to 6 PM. आप एक्सपेरिमेंट करके देखो, आप इस कॉन्फ्रेंस में आए हैं कि चलो 7 days चैलेंज, राइट, 9 AM to 6 PM, कि 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना। हालांकि 6 बजे तक थोड़ा मुश्किल है, 7 बजे कर लीजिए, राइट, क्योंकि पेनक्रियाज अगर 8 बजे सोएगी तो जो आप खाएंगे हो सकता है कि 8 बजे तक वो काम निपटा के सो ही जाए, राइट। तो सिर्फ एक बदलाव हमने देखा, जो हमारे ऐसे पेशेंट जो कैंसर वाले जिनको मॉर्फिन लेने के बाद भी पेन बड़ा ज़बरदस्त रहता है, तो उनमें जब एक बदलाव करते हैं, दिस इज, अगर आप हमारे हॉस्पिटल आएंगे तो आपको 9 बजे से पहले ब्रेकफास्ट मिलेगा नहीं, 6 साढ़े 6 के बाद डिनर मिलेगा नहीं, उसके बीच में ही खाना मिलेगा। हमें पता है कि कोई भी बीमारी क्यों ना हो, जैसे ही हम ये पहला नियम रख देंगे तो इससे ही काफ़ी सारा आराम मिल जाना है, राइट। ये एक ऐसा नियम है जिसके लिए किसी को हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं, वो घर पे ही कर सकता है, राइट। लेकिन इस नियम के साथ वी कपल वन मोर रूल, एक और रूल हम कपल करते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट वी नो एज DIP डाइट। आप में से कितने लोगों को ऑलरेडी आइडिया है? सम ऑफ यू, थैंक यू, सम ऑफ यू, कुछ लोगों। 2018 में DIP डाइट का क्लिनिकल ट्रायल हुआ था बाय आयुष मिनिस्ट्री, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा फॉर बोन डिजीज। अभी 2022 में DIP डाइट का क्लिनिकल ट्रायल हुआ था नेशनल हेल्थ मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ नेपाल, वो डायबिटीज़ पे, हाइपरटेंशन पे और वो मोटापे हुआ था। और 2021 में इस पे क्लिनिकल ट्रायल किया था लिंकन यूनिवर्सिटी मलेशिया ने, दैट वाज ऑन किडनी फेलियर, दैट वाज ऑन हार्ट डिजीज़ पे रैंडमाइज कंट्रोल, तीनों ही रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल थे और तीनों का नतीजा ही बड़ा एनकरेजिंग है। तो बोलने का मतलब यह है कि अभी तो हम सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं, ओनली वी आर टॉकिंग ऑफ ओनली वन थिंग, कि अपना टाइम चेंज करो, राइट। और जब मैं देखता हूँ कि एक हफ्ते बाद जब उसी पेशेंट को जब मिलते हैं या फ़ोन पे बात होती है और उसको कुछ फ़ायदा होने लगता है कि मेरी एक दवाई छूट गई ब्लड शुगर की, मेरा जो घुटने का दर्द है वो कम हो गया, राइट। तो इस तरह से जब वो कुछ बोलने लगता है तो थोड़ी हिम्मत बढ़ जाती है, अब नेगोशिएशन की पावर बढ़ गई, अब मेरी एक और बात मान ही लेगा वो। तो तब हम बोलते हैं कि DIP डाइट क्यों ना फॉलो करो, जब खा ही रहे हो तो क्यों ना इसमें थोड़ा बदलाव कर दो। तो DIP डाइट जिनको नहीं पता, जस्ट 3 सिंपल स्टेप्स। पहला स्टेप कि 12 बजे तक तो फल पे ही रहना है, जो फल आपको अच्छा लगे उस पे रहना है। और जो फल, जो लोग ब्लड शुगर के पेशेंट हैं वो मीठे फल तो खाएं ज़रूर, आम खाएं, चीकू खाएं, अंगूर खाएं, वॉट एवर यू वांट टू ईट, जो आपको अच्छा लगे, जो अवेलेबल भी हो 12 बजे तक। कितना खाना है? जिसमें पेट भरता हो, मेक इट सिंपल। एक बार में खाना है, 4 बार में खाना है। लंच और डिनर जब खाएंगे, खाने का टाइम पे तो बात हो गई हमारी, है ना। लंच और डिनर जब खाएंगे तो प्लेट 1 एंड प्लेट 2। प्लेट 1 इज रॉ वेजिटेबल्स, राइट, जैसे टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी, मटर, सलाद पत्ता, राइट, या स्टीम्ड वेजिटेबल, ब्रोकली एक्सेट्रा, प्याज वगैरह। और आपने लिया कितना, जितना, मान लो मेरा बॉडी वेट 70 kg इंटू 5, दैट बिकम्स 350, मेक इट ग्राम, इतना खाना है। दिस बिकम्स अ डोज, ये मेडिसिन बन गया आपका। इसके बाद प्लेट 2 में ये प्लेट 1 बन गया। मान लो मैं लंच पे बैठा हूँ तो पहले ये खा लिया, पूरा पेट में चला गया। नाउ यू ईट रोटी सब्जी दाल चावल, जो भी आपको खाना है, जितना भी खाना है, जो आप खा ही रहे थे ऑलरेडी, वो खा लिया। डिनर जब आया, डिनर तो 6 बजे तक करना है, वो तो हमने मान ही लिया, लेकिन 6 बजे तक क्या करना है? सेम व्हाट आई जस्ट सजेस्टेड फॉर यू, योर लंच। 2 ही चीज मैं छोड़ने बोलता हूँ हमेशा। वन इज एनीथिंग विच कम्स आउट ऑफ एनिमल, जानवरों से जो निकला है वो मत खाओ। जानवरों से क्या निकल सकता है? जैसे डेयरी प्रोडक्ट निकल सकता है, दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, छाछ। या जानवरों से कुछ और निकल सकता है, जैसे मीट, मछली, अंडा। इसको छोड़ दो एक बार को। फैक्ट्री से जो चीज आई है, जैसे बिस्किट है, ब्रेड है, एनीथिंग पैक्ड, रिफाइंड, कोई भी चीज आपके हाथ में आप पूछिए ये जानवरों से आया है या ये प्लांट्स है। इफ इट इज प्लांट बेस्ड देन यू ईट इट, इफ इट इज एनिमल बेस्ड देन डोंट ईट इट। तो ये नियम अगर आप ऐड कर देंगे अलोंग विद द टाइम एज मेडिसिन। टाइम एज मेडिसिन में सिंपल ये मॉडल आप दिमाग में बिठा लीजिए। आपका विंडो ऑफ ईटिंग, इट इज कॉल्ड विंडो ऑफ ईटिंग। विंडो ऑफ ईटिंग को जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे डिजीज अपीयर होगा, और विंडो ऑफ ईटिंग को जैसे जैसे आप घटाएंगे डिजीज डिसअपीयर होगा ना डिजीज, राइट। तो दैट इज एज सिंपल एज दैट। आपको जब बहुत बीमार पड़ना हो तो आप अवे फ्रॉम द टाइम जोन ऑफ पेनक्रियाज उससे खाइए। सुबह आप ये दिमाग में रख लीजिए कि सुबह 8 से लेके रात के 8 बजे के बीच में नहीं खाना, इसके बाद ही खाना, ज़्यादातर खाना। यू विल बी वेरी वेरी सिक, राइट। और दूसरा कि गॉड मेड फूड, जो कुदरत ने बनाया फूड, आप देखिए एक दिन में कितना खाया है। एक तो मैन मेड फूड है,
जो आप घर पे बनाते हैं, किचन में बनाते हैं, फैक्ट्री में बनाते हैं, एक है गॉड मेड फूड। सीधा जो पेड़ में जो है उसी फॉर्म में, उस फॉर्म को बहुत चेंज ना करके उसका जूस बना लिया ज़्यादा ज़्यादा, उसको काट लिया टुकड़ों में ज़्यादा ज़्यादा, उसी फॉर्म में आपने खाया। तो मैंने ये देखा है कि विद दीज जस्ट 2 रूल्स, ये 2 रूल हैं और दोनों को दोनों इंटरेस्टिंगली घर पे किए जा सकते हैं। ये 2 रूल जब हम लगा देते हैं किसी पेशेंट पे तो वो रिकवर होने लगता है, उसकी दवाइयाँ छूटने लगती, छोड़नी पड़ती हैं क्योंकि बीपी कम होगा तो बीपी की दवाई छोड़ेंगे, शुगर कम होगा तो उसकी दवाई छोड़ेंगे, उसकी इंसुलिन को टेपर डाउन करना पड़ेगा, राइट। तो व्हेन यू कंबाइन दीज टू यू विल सी मोस्ट ऑफ द, जैसे मान लो किसी के घुटने में दर्द है, राइट, इन्फ्लेमेशन है, दर्द है, पेन है, जॉइंट पेन है, तो उसमें हम देखते हैं कि क्लियरली फायदा दिखता है, बट यू हैव टू गिव अबाउट 1 वीक टू इट, राइट। वी स्टार्ट स्लो, राइट, क्योंकि पहले दिन में बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन करेंगे तो पेशेंट है, पेशेंट नाम क्यों है, क्योंकि वो इम्पेशेंट है, राइट। इसलिए पहले दिन स्टेप 1 ओनली टाइम एज मेडिसिन, स्टेप 2 उसको कुछ फ़ायदा मिल गया, फूड एज मेडिसिन, राइट। सो दिस मीन्स नाउ यू हैव 2 मेडिसिन विद यू। एंड अब क्या है कि हम बात कर रहे थे कि ये जो भी मैंने बताया इसके एविडेंसेस, इसके सबूत भी छोड़ इसके सबूत भी आपको मैं देके जाऊंगा। तो हमारे पास ऐसे थोड़े से पेशेंट आते हैं जो पेशेंट्स इन सब के बावजूद भी उनका पेन, उनका दुख हम कम नहीं कर पाते या उतना कम नहीं कर पाते। जैसे डायलिसिस के पेशेंट हैं, जो किडनी फेलियर पेशेंट हैं, जिनकी किडनी फेल हो चुकी है, जिनको डायलिसिस पे जाना पड़ता है हफ्ते में 2 बार 3 बार, तो या जो कैंसर के ऐसे पेशेंट हैं जिनका दर्द कम नहीं हो रहा, और इन सब के बावजूद भी जो मैंने बताया। तो तीसरा जो हथियार है हमारा वो है ग्रेविटी एज मेडिसिन, ग्रेविटी एज मेडिसिन। एंड चौथा हथियार है हीट एज मेडिसिन। आपकी ग्रेविटी भी जो है वो एक दवाई की तरह काम करती है। ग्रेविटी कैसे दवाई की तरह काम करती है, एक छोटा सा उदाहरण देके मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आप लोग बैठे हैं समझ आ जाएगा। अभी जैसे बैठे हैं आप, अभी अगर पीछे की तरफ ऐसे इंक्लाइन होकर बैठेंगे, अभी करके देख सकते हैं, तो आपकी सांसें यहीं रुक जाएंगी। ट्राई इट लाइक दैट। आपने देखा भी होगा वो जो जिसे हम कोरोना काल बोलते हैं, तब गाड़ी में लोग जा रहे हैं और पीछे पेशेंट लेटा हुआ है और उसको सांस नहीं आ रही है, राइट, ट्राइंग टू गास्पिंग फॉर द ब्रेथ। लेकिन जाहिर सी बात है ऐसे कोई भी लेटेगा तो सांस नहीं आएगी ऐसा, तो और ऊपर से डर जाएगा तो बिल्कुल भी सांस नहीं आएगी। और अब आप एक पल के लिए थोड़ा आगे झुकिए, अब देखिए, कैन यू सी फील द डिफरेंस कि आपकी ब्रीदिंग कितनी इफेक्टिवली आ रही है, या आपको लग रहा है लंग बड़ा हो गया। लंग बड़ा हो जाता है बिकॉज जब आप नीचे की तरफ झुकते हैं तो ये लंग कैपेसिटी इज 20% मोर। तो ये हमारा एक रूटीन का काम है जो हम अपने कोविड सेंटर हुआ करता था हमारा, जिसे हम फ्लू सेंटर बोलते थे, वहाँ इस तरह के जो पेशेंट हैं, जैसे हम पॉस्चर चेंज करते थे उनका SpO2 इमीडिएटली बढ़ता था। विद इन 15-20 मिनट्स वी सी कि बढ़ गया, ठीक हो गया। मैं एक उदाहरण दे रहा था कि ग्रेविटी का रोल होता है आपके उस ग्रेविटी के एडजस्टमेंट से बीमारियां या डिस्कम्फर्ट को हम ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे व्हाट वी कॉल एज हॉट वाटर इमर्शन, इसको ऊपर रखना है इसको, कि ऐसे पेशेंट जिनको हम लाभ अदरवाइज नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को, इसको नीचे कर दो, लाभ देने के लिए ये हम गर्म पानी के टब में 40 डिग्री टेम्परेचर में यहाँ तक पानी होगा, और यहाँ तक जब पानी होगा तो एक सिंपल बात याद रखिए, पानी का लेवल पैर से लेके यहाँ तक ज़्यादा है और छाती में थोड़ा कम है, और ऊपर पानी है ही नहीं, है ना। तो इस वक्त आपके सिर के ऊपर जो प्रेशर है दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। और सिर के नीचे जो पानी का प्रेशर इन एडिशन टू दैट, उसमें भी सबसे ज़्यादा प्रेशर कौन से वाले अंग में है, पैरों में है। यानी कि पैरों से जो ब्लड है इट गोज टुवर्ड्स द किडनी, टुवर्ड्स द अपर साइड, राइट। एट द सेम टाइम ये जो प्रेशर डिफरेंस है, इस प्रेशर डिफरेंस से बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं, दैट कॉजेस, राइट, दैट कॉजेस द किडनी टू फंक्शन बेटर, राइट। हमने देखा कि पेशेंट्स की डायलिसिस की ज़रूरत कम होने लगती है, अल्टीमेटली बहुत लोगों की बंद भी हो जाती है। तो वो वीडियो अगर है तो वीडियो एक बार चला दो। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये रियल पेशेंट हैं, ये क्रोनिक किडनी डिजीज पेशेंट जो लोग डायलिसिस पे जाते थे, लेकिन हमने उनको इस पे बिठाना शुरू कर दिया, और इस पे बिठाने के बाद इनकी जो डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी ज़्यादातर लोगों की ख़त्म हो गई, और बहुत लोगों की डायलिसिस पूरी तरह से ख़त्म हो गई। लेकिन ये जब पानी में बैठे हैं, ये हमारा ये चंडीगढ़ वाला हॉस्पिटल का आप सीन देख रहे हैं,
और 40 डिग्री टेम्परेचर है, 2 घंटे तक बैठना है। ये ट्रू किडनी पेशेंट्स जो पहले से किडनी जो डायलिसिस पे जाया करते थे, तो हमने कहा कि डायलिसिस मत जाओ, घर पे ही ये करो जो आप राइट यहाँ पे देख रहे हैं। और जब घर पे करेंगे या हॉस्पिटल में आके पहले सीखते हैं, और हॉस्पिटल में जाना सीखने के बाद देन ये जयपुर वाला हॉस्पिटल आप देख रहे हैं, दीज आर ये यंग लोग जो आप देख रहे हैं, ये किडनी पेशेंट्स हैं, ट्रू किडनी पेशेंट थे, अब तो पूरी तरह ठीक है मोस्ट ऑफ देम, राइट। तो जब आप हीट को यहाँ पे क्या है, सिंपल एक प्रिंसिपल याद रखिए, हीट से आपका जो स्किन है इट बिकम्स द थर्ड किडनी। जब किडनी काम नहीं कर रही है तो स्किन वही काम कर रहा है। आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, यूरिन के कुछ ड्रॉप लीजिए और अपने पसीने के कुछ ड्रॉप लीजिए, दोनों ही आप केमिकल टेस्ट कराएंगे तो दोनों में आपको सिमिलर कॉन्स्टिट्यूशन मिलेंगे, दोनों में क्रेटिनिन मिलेगा, दोनों में यूरिक एसिड, यूरिया, प्रोटीन, जितने सारे इंग्रेडिएंट, पोटेशियम, सोडियम, सब कुछ थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा दोनों में ही। तो जब हम ये कराते हैं तो उसके स्किन के रास्ते वो सारे टॉक्सिन निकलने लगते हैं जो चीज़ किडनी नहीं फिल्टर कर पा रही है, जो चीज़ यूरिन का रास्ते नहीं निकल पा रहा है। लेकिन फिर वही बात कि ऐसे पेशेंट हैं जो बोलते हैं हमारे पास पैसे ही नहीं है कि आपके हॉस्पिटल में भर्ती हो, तो फिर वो जुगाड़ करते हैं, जुगाड़ करके अपने घर पे ही करते हैं और वो भी ठीक हो जाते हैं। क्योंकि जो ग्रेविटी मैं बता रहा हूँ, हीट है, ये हम खरीद बेच नहीं सकते, ये ऑलरेडी है ग्रेविटी, राइट। ये हम रोक के नहीं रख सकते कि हॉस्पिटल के बाहर नहीं काम करेगा, ये कहीं भी काम करेगा। हमारे कुछ जुगाड़ू पेशेंट हैं, नेक्स्ट वीडियो प्लीज, है दूसरा वीडियो, ये देखिए हॉट वाटर इमर्शन, राइट। तो गर्म पानी के उसमें है और ड्रम में ये साथ वाला जो रखा हुआ बाल्टी उसमें ज़्यादा गर्म पानी है, वो जो रखा हुआ है लाल कलर का, और जैसे जैसे पानी ठंडा होता है वो रिप्लेस करते रहते हैं। तो ये ट्रू किडनी पेशेंट है जो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है लेकिन उनका दिमाग है। और ये जो डायलिसिस पे जाया करते थे, ये फ्रिज का दरवाजा हटा दिया, एंड आइडिया ये है कि तब भी उतना ही काम कर रहा है जितना हमारा हॉस्पिटल में काम करता है। ये जो आप देख रहे हैं अपने टॉयलेट में ही, बाथरूम में ही एक दीवार लगा दी इन्होंने, ऊपर गीजर था ही, और पानी के टैप से वो गर्म पानी को मैनेज करते हैं, उसके टेम्परेचर को। ये इंजीनियर साहब हैं अमरावती के, इन्होंने तो अपने इंजीनियरिंग से पोर्टेबल बना दिया कि ये पोर्टेबल कहीं भी ले जाओ, इवन गार्डन में रख दो और तब भी आप ये कर सकते हैं, राइट। और टेम्परेचर कंट्रोलर भी है कि एक पानी 40 डिग्री के बाद वहीं रुक जाए। इन्होंने अपने बाथरूम में एक टीवी भी लगा दिया, 2 घंटे बैठना है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पूरा एंटरटेनमेंट होना चाहिए। इनके घर में जगह नहीं थी तो इन्होंने घर के बाहर ही सीमेंट लगा के, ये जो पैनल देख रहे हैं ये पैनल हमसे खरीदा, बाकी सारी चीजें उन्होंने घर पे ही जुगाड़ से बना लिया। सिंटेक्स का जो टैंक है उस टैंक को काट दिया और काटने के बाद यही बन गया हॉट वाटर इमर्शन, राइट। सो ये इन्होंने अमेजन से खरीद लिया और फिर ये पानी गर्म का जो जुगाड़ है उन्होंने अपने घर पे ही किसी न किसी रूप में इन्होंने कर लिया। तो अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि पैसे हों तो ही ठीक हो पाएंगे, राजा अगर पैसे होते हैं तो मैं देखता हूं कि लोग थोड़े भटक जाते हैं, फिर सोचते हैं बड़े बड़े बिल्डिंग से ही ठीक हो सकते हैं। इनके पास बिल्डिंग नहीं है लेकिन ये सब ठीक है, राइट। दे हैड बीन अ डायलिसिस पेशेंट बट नाउ मोस्ट ऑफ देम, इन्होंने एक चेयर भी लगा दी अपनी वाइफ के लिए ताकि बैठते हुए उनको थोड़ा कंफर्टेबल रहे। ये भी सिंटेक्स का टैंक टाइप ही लग रहा है, राइट। एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, बाकी किसी को अगर समझना हो तो ये इन्होंने अपना वॉलंटियर भी किया है। इन्होंने कुछ पैसे भी कम थे इनके पास शायद, तो इन्होंने गड्ढा खोद लिया, उसी में पॉलिथीन लगा के एंड पूरी तरह से इनका भी काम चल रहा है और बड़ा अच्छा काम चल रहा है। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर ध्यान से देखें तो भगवान ने जिनको भी हम सबको पैदा किया तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया है हेल्दी रहने का, सिर्फ वो तरीका क्या है वो थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, राइट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये देखिए बच्चा है, अजमेर का बच्चा है, राइट। तो इनके पिताजी ने इनके लिए वो कारपेंटर का काम करते हैं तो ये बना दिया, जो हफ्ते में 2 डायलिसिस पे था बच्चा, राइट। अब डायलिसिस की जरूरत नहीं है, राइट। और इस तरह से अगर आपके मन में ख्वाहिश है कि हम ठीक हो सकते हैं तो तरीके तो निकल ही आते हैं। ये आपने मौका दिया डॉक्टर विपिन और आगे भी देते रहेंगे मैं ऐसा मानता हूँ। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इसमें जो लोग ये जो मैं पिछले अगले लास्ट 5 मिनट में इसका बताया, तो इससे जुड़ी एक और किताब है एंड ऑफ ट्रांसप्लांट। तो जिनको लगता है कि वो ज़्यादा कि आपके लिए ज़रूरी है कि आप किसी न किसी रिश्तेदार को समझते होंगे, किसी दोस्त को, तो वो किताब भी है, दोनों में से एक किताब आप चूज कर सकते हैं। थैंक यू।
डाउट है आपको? सो वी हैव टाइम फॉर डाउट. It's okay. चलो एक डाउट ले जैसा सकते. कि अभी आपने बोला कि मॉर्निंग का खाना हमें खा लेना चाहिए जल्दी, जैसे आपने दोपहर का बताया था, उसके बाद आपने नाइट का बताया. तो जैसे ही कोई भी स्टूडेंट होता है 6 या 7 बजे यदि मैं अपनी डाइट ले लेता हूँ नाइट की, तो 11-12 बजे तक जगने तक वो दोबारा भूख होती है. तो उस समय क्या खाना चाहिए ये देखिए, इसमें पहली बात तो 11-12 बजे तक ना जगिए. सर? आप सुबह जल्दी उठिए. हाँ, आज जब सूरज उगता है ना तब उठिए. जब सन राइज होता है, दैट इज अबाउट 4 AM, तब उठिए आप, और तब आप पढ़ाई कीजिए. वो पढ़ाई ज़्यादा दिमाग में जाएगा और आप सोच के होंगे. 9 o'clock तक आप सो जाइए, सुबह उठिए. आप जैसे जो आपकी उम्र लग रही है मुझे, तो कम से कम 10 hours, 9 hours to 10 hours की नींद आपको ज़रूरी है. 9 घंटे तो ज़रूरी है. मान लो आप नहीं सोना चाहते 9 घंटे, तो दिस मीन्स कि आपकी बॉडी की जो डेवलपमेंट होती है, याद रखिए, वो तभी होती है जब आप सो रहे होते हैं, राइट? तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी डेवलप हो, लंबे चौड़े हो, ताकत आए, अगर आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है, तो 9 से 10 घंटे आपको सोने होंगे. और सुबह अगर सूरज उगते ही आपको उठना है तो सोना भी जल्दी पड़ेगा. ये जो 11 बजे तक नहीं सो रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो यानी अंधेरे में तो रह नहीं रहे, लाइट में रह रहे हैं. जब लाइट में आप रह रहे हैं, आप बॉडी को बोल रहे हैं दिस इज अ डे. और जैसे ही बॉडी को ये आप सिग्नल देंगे, बॉडी का जो रिदम है, जिसे बोलते हैं सर्केडियन रिदम, वो चेंज हो जाएगा. दैट कॉजेज ट्यूमर एंड कैंसर आगे जाके, राइट? वो बुक आपको जो मिलेगी, पढ़िए, आपको इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू. Thank you so much, Dr. Biswaroop.